अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 अपने चैप्टर नंबर 4 का। हमने पढ़ना है प्रिवेंटिव मेजर्स, स्क्रीनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक वार्निंग साइंस कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको किस तरह से रोकने में हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी एथलीट या जो भी पार्टिसिपेंट है जो किसी भी विग्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या किसी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाह रहा है, तो उसकी उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले थोरो उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अच्छे से उसका चेकअप होना चाहिए, ख़ास तौर पे कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस और डिसऑर्डर्स के लिए, ताकि अगर उसको कोई इलनेस है तो वो पता चल सके। तो ये जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग है वो कोई ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो ही करेगा, ताकि वो उसको अच्छे से चेक कर सके कि उसको कोई अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट। उसमें उसकी केयरफुल असेसमेंट होगी एथलीट की, उससे हिस्ट्री ली जाएगी प्रॉपर तरीके से, और खास तौर पे साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाएंगे कि उसको कोई सिम्टम्स तो नहीं प्रेजेंट, जैसे सिनको कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं हो रहा, उसको पैल्पिटेशंस तो नहीं है, उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही, एपिसोडिक तो नहीं है, एक्सर्शनल तो नहीं है कि कोई एक्टिविटी करने के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, या फिर उसको चेस्ट पेन है या बहुत जल्दी वो थक जाता है। इसीलिए उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका खास तौर पे जो फोकस होगा वो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स पे होगा, और इसके अलावा उसको कंजेनिटली भी चेक किया जाएगा कि उसको जेनेटिकली तो कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो उसको पेरेंट्स से उस एथलीट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई हो, तो इसको भी चेक किया जाना चाहिए। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाना चाहिए, और अगर किसी सिबलिंग के अंदर उसके यानी कि अगर किसी भाई बहन में हमें कोई कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारी मिल गई है तो उसको भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि हो सकता है कि अगर उसके अंदर है तो चांसेस हैं कि एथलीट को भी हो सकता है कि वो बीमारी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ वार्निंग साइंस के। जब भी कोई बीमारी आती है तो उससे पहले कुछ हमें साइंस नज़र आते हैं जो कि हमें वार्निंग दे रहे होते हैं कि कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो इसके लिए जो एथलेटिक ट्रेनर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उसको चौकन्ना रहना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए कि वो हर जो एथलीट है उसको मॉनिटर करे कि कहीं कोई साइन या सिम्टम नज़र आ रहा है तो उसको फ़ौरन से ध्यान में लाया जाए और उसको फिर उसकी अंडरलाइंग कॉज को ढूंढा जाए। तो जो हमारे पास मोस्ट कॉमन या इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कंसर्न करते हैं एथलीट्स के लिए कि उन सिम्टम्स का प्रेजेंट होना किसी अंडरलाइंग कंडीशन को इंडिकेट करता है, वो हमारे पास बॉक्स में दिए हुए हैं, ये वाले। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें लाइट हेडेडनेस है, डिजीनेस है, सिनकोप या नियर सिनकोप के, या तो बेहोश हो रहा है या फिर आधा बेहोश है आधा जागा हुआ है, इस तरह की कंडीशन है। उसको चेस्ट पेन हो रही है या उसको अपने सीने पे दबाव महसूस हो रहा है, उसको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, उसको नोजिया वॉमिटिंग इस तरह की कंडीशन हो रही है, उसको फटीग हो रहा है या वीकनेस है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। और ये सारे सिम्टम्स उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें पता चल जाए कि ये कोई भी एक्सर्शन यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो वो कर रहा है उसके दौरान या उसके करने के फ़ौरन बाद उसको ये सारे सिम्टम्स शो हों। तो जो हमारे पास एथलेटिक स्टाफ है उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एथलीट्स रिलक्टेंट होते हैं एडमिट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको उसकी फिजिकल इलनेस की वजह से गेम्स में से या उस स्पोर्ट में से निकाल दिया जाए। टेम्प्रेरी तौर पे हो सकता है, अगर मेजर इंजरी है तो या मेजर डिजीज़ है तो उस वजह से परमानेंटली भी हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं बताते। इसके अलावा कुछ हमारे पास मेजर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे, वो हैं कि हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं वो ना लें, और जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी एक मॉडरेट अमाउंट्स के अंदर लें। अल्कोहल का यूज़ ना करें, कैफीन का एक्सेसिव यूज़ ना करें, वाइटामिन्स या अदर दूसरे जो स्टिमुलेंट्स हैं उनको एक्सेसिव यूज़ ना करें, एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना कहीं हद तक ठीक है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ तो बिल्कुल ना करें। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन करें, रेस्ट करें, और अपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेस अगर उनको हो रहा है तो उस पर भी वो ध्यान दें। और इसके अलावा अगर कोई उनको साइन या सिम्टम शो हो रहा है तो उनको फ़ौरन से बताना है अपने एथलेटिक ट्रेनर्स को कि उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से फिर स्क्रीन किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन फॉर कार्डियक इमरजेंसीज के। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसमें हमने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है और आगे पेशेंट की किस तरह से हेल्प करनी है। सबसे पहले हमारे पास SCA अवेयरनेस है कि हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए अवेयरनेस की जाए, इसके लिए कैंपेन्स की जाएँ, लोगों को बताया जाए कि सडन कार्डियक अरेस्ट भी एक चीज़ है और इसमें क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसकी अवेयरनेस होगी तभी लोग इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और इमरजेंसी की सिचुएशन में एज अ बाय स्टैंडर्ड इमीडिएट एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे और उस पेशेंट की हेल्प कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एथलेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जो इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया जाता है उसमें हर मेंबर को जो मेडिकल टीम का हिस्सा होता है उसको CPR और AED जो हमारा डिफिब्रिलेटर होता है उसको यूज़ करना आना चाहिए। इसके अलावा इसकी अवेयरनेस हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ तक पहुँचानी चाहिए, स्कूल्स में बच्चों को भी हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए। इसके लिए आजकल तो जो हमारे पास एथलेटिक ट्रेनर्स हैं वही स्कूल के जो नर्सेज होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उनके साथ मिल के फैकल्टी को और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर रिस्पॉन्डर्स। तो सबसे पहले इसमें हमें रिस्पॉन्स प्लानिंग पता होनी चाहिए।
रिस्पॉन्स प्लानिंग में हमारे पास क्या आता है, ईएपी, इमरजेंसी एक्शन प्लान, और ये हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये ईएपी जो है हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और जितने भी हमारे पास रिस्पॉन्डर्स हैं, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि सबसे पहले जाके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए उस ईएपी के सारे स्टेप, और उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए, और इसके लिए जो प्रैक्टिस भी की जाती है उसके अंदर भी ये रिटन फॉर्म में ही यूज़ किया जाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी रिस्पॉन्डर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोचेस आ जाते हैं जो, और दूसरा स्टाफ आ जाता है, उनकी भी फॉर्मल ट्रेनिंग की जानी चाहिए कि उन्हें भी पता हो कि सीपीआर किस तरह से देने हैं, ईएडी एईडी को किस तरह से यूज़ करना है, बेसिक जो फर्स्ट एड है उसको किस तरह से यूज़ करना है, पेशेंट की हेल्प करनी है, और किस तरह से ईएपी को एक्शन में लाना है और ईएमएस को अटैक करना है। इस प्लान को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर टेस्ट किया जाना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में। हमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारा प्लान काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके बगैर ही इसकी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। जो बेसिक इमरजेंसी एक्शन प्लान की इक्विपमेंट थी वो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वो वाली इक्विपमेंट पढ़ेंगे जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसमें हमारे पास डिफिब्रिलेटर आ जाता है, वेंटिलेशन एड्स आ जाती हैं, टेलीफोन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आ जाती है। सबसे पहले है डिफिब्रिलेटर्स। हमने पहले भी पढ़ा था, ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है और दूसरा मैनुअल होता है। ज़्यादातर ऑटोमेटिक यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ करने के लिए भी फॉर्मल ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसिफिक तरह से बॉडी के ऊपर वो उसके जो इलेक्ट्रोड्स या पैड्स होते हैं वो पेस्ट करने होते हैं या लगाने होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूरी है। जो हमारे पास होता है मैनुअल डिफिब्रिलेटर, उसमें हमारे पास जो उसका ऑपरेटर होता है उसको ईसीजी की जो रिदम है उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसको रीड करना पड़ता है, उसको काइंड ऑफ डायग्नोज करना पड़ता है कि इसको कौन सी कंडीशन है, कौन सी रिदम चल रही है इस वक्त उसकी, क्या उसके अंदर उसकी चेंजिंग आई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी उसका यूज़र है जो उस वक्त यूज़ कर रहा है उसको उसको पता होना चाहिए कि काउंटर शॉक किस तरह से देना है, और अगर दिया गया है तो उसके बाद उसका एनर्जी लेवल किस तरह से सेट करना है, एक्टिवेट किस तरह से करना है उसके चार्जिंग के प्रोसेस को, और फिर बटन किस तरह से पुश करके शॉक देना है। तो इसके लिए डिफरेंट उसमें खुद से सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैनुअल है ना, आपको हर बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। जबकि दूसरा हमारे पास है ऑटोमेटिक, जिसको हम एईडी भी कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको कोई भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये डिवाइस खुद ही प्रॉम्प्ट करती है। जैसे इसको ऑन किया जाता है वो वर्बल और विजुअल प्रॉम्प्ट्स देती है उसके यूज़र को कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है उसके यूज़र के लिए। तो इसमें जो इसका यूज़र होता है उसको बस उसके ऊपर दो जो उसके पैड्स होते हैं, डिफिब्रिलेशन पैड्स, उनको लगाना होता है पेशेंट की चेस्ट के ऊपर, प्रॉपर लोकेशंस के ऊपर। कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर फिर यूज़र को बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिसमें बस पैड लगाने के बाद बाकी मशीन अपना काम खुद ही करती है, जिसको हम फुली ऑटोमेटिक का नाम देते हैं। हमारे पास जितने भी एईडीज़ होते हैं ना, उनके अंदर हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम होता है जो खुद ही ईसीजी को एनालाइज करके बता देता है कि जो हमने शॉक दिया है वो उसके लिए ठीक है, कम है, ज़्यादा है, किस तरह का है। तो जो हमारे पास एईडीज़ हैं उनका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। तो हमारे पास जो डेंजरस हमारे पास रिदम्स होती हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो उसको भी ये शॉक देने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो कई बार एबनॉर्मल जो रिदम्स होती हैं ना, उनको ये जब शॉक दिया जाता है तो वो नॉर्मल भी हो जाती हैं। इसीलिए जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो 100% है, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 90% है। स्पेसिफिसिटी 100% होने का मतलब क्या है कि इसका जो एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे शॉक की ज़रूरत है भी कि नहीं, तो अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो शॉक नहीं देता। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिवाइस है। तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा सेफ है ऐसे केसेस में कि अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को अप्लाई कर दिया कि जिसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो उसको शॉक नहीं देगी फिर। अब हमारे पास इसके जो मॉडल्स हैं वो भी वेरी करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स प्रेजेंट हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि लेमैन के लिए, यानी कि जो आम आदमी है जिसको नहीं पता इस डिवाइस के बारे में, उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसको ज़रूरत नहीं होती ट्रेनिंग की। वो आराम से उसकी जो प्रॉम्प्ट्स वो देता है, जो गाइड करता है, वहाँ से उसके अंदर वॉइस ऑटोमेटेड होता है, तो उसके ज़रिए से वो पर्सन आराम से इस डिवाइस को यूज़ कर सकता है। और जब भी कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली ट्रेन पर्सन के लिए या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, और कुछ डिवाइसेस के अंदर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, खास तरह के उनके अंदर फीचर्स होते हैं जो कि जो स्पेसिफिक कंडीशंस में हम उसको फिर यूज़ करते हैं उन फीचर्स को। जैसे कि अगर वहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर उस डिवाइस को अगर मैनुअली हैंडल करना पड़े, तो उसके लिए मैनुअल डिफिब्रिलेटर्स भी उसके अंदर मोड ऐड किया जाता है। अब डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट तरह से इसको स्टोर किया जाता है। कुछ सेटिंग्स में इस डिवाइस को मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ही रखा जाता है, जबकि कुछ में इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन, फिक्स लोकेशन होती है जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है कि पता हो इमरजेंसी सिचुएशन हुई है तो इसको वहाँ से उठा के लाना है। तो इसको वॉल माउंट या दीवार पे फिक्स किया जाता है, या जो इसके फ्री स्टैंडिंग कैबिनेट्स होते हैं, कुछ कैबिनेट्स होते हैं, उनके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। और इसके साथ फिर कुछ ऑडिबल और विजिबल अलार्म्स भी होते हैं, और ऑटो डायलर भी होता है जो कि फिर 911 को या फिर 112 को कॉल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि जो
AED का कैबिनेट है, जिस जगह पे उसको स्टोर किया गया है, उसको लॉक ना किया जाए, क्योंकि अगर लॉक होगा और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और वहाँ पे उसकी चाबी किसी ऐसे पर्सन के पास है जो उस वक्त मौजूद नहीं है, तो उसको कैसे वहाँ से निकालेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको लॉक ना किया जाए। और इसके साथ अगर कुछ सप्लाइज रखी जाएँ, जैसे कि टॉवल्स हो गए, सीजर्स हो गए या डिस्पोजेबल रेजर वगैरह हो गए, और पॉकेट मास्क हो गया और वन वे वेल मास्क हो गया, तो ये जो एंसिलरी सप्लाइज हैं ये हेल्पफुल होती हैं। और हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें हमारे पास फंक्शन बताया गया है AED का। सबसे पहले हमने देखना होता है कि उसकी प्लेसमेंट इलेक्ट्रोड्स की ठीक से हुई हुई है। अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उसको दोबारा से सही जगह पे लगाए जाएँ उसके इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद जब हम शॉक देते हैं, उसके बाद ECG को एनालाइज करना है और देखना है कि शॉक के पहले तो ECG को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद देखना है कि शॉकेबल कंडीशन है कि नहीं है। अगर है तो शॉक एडवाइस करेंगे और फिर शॉक कन्फर्मेशन मैसेज जाएगा। फिर देखना है कि रिदम नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल होगी तो कोई शॉक नहीं देंगे, और अगर वहाँ पे प्रोलॉन्ग एसिस्टोली यानी कि एब्सेंस ऑफ रिदम होगी काफ़ी देर से, तो तब भी कोई शॉक नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेंटिलेशन एड्स। वेंटिलेशन जो एडजंक्ट्स होते हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती कि लाजमी हमारे पास उस वक्त मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माउथ टू माउथ रिससिटेशन भी परफॉर्म की जाती है। लेकिन अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर जो पेशेंट है उसका और जो वहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्डर है उसके दरमियान ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एक्सपोजर से बच जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सिंपल एडजंक्ट्स हैं, जैसे कि फेस शील्ड हो गया, मास्क हो गए, वो हमारे पास होने चाहिए। और जो ये डिवाइसेस हैं, इनमें जो लेटेस्ट आती हैं वो तो ऐसी होती हैं कि उनका वन वे वेल्व होता है कि जो रेस्क्यूअर ब्रीथ देगा वही जाएगी, पेशेंट की ब्रीथ वापस उसके अंदर नहीं आएगी, रेस्क्यूअर के अंदर या कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा उनका। ये बहुत सिंपल सी डिवाइसेस होती हैं जिनको कि एक आम आदमी ले पर्सन भी आराम से यूज़ कर सकता है, इसलिए इनको मोस्ट केसेस में AED जो हमारे पास डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है उसके साथ स्टोर किया जाता है। ये तो थी सिंपल एग्जाम्पल। जो मोर एडवांस्ड हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे कि नेजोफ्रेंजियल या ओरोफ्रेंजियल एयरवेज, तो उनको यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको कोई आम आदमी इंसर्ट नहीं कर सकता पेशेंट के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास वेंटिलेशन बैग्स या बैग वेल मास्क डिवाइसेस होती हैं, उनको भी कोई आम पर्सन इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, कि अगर किसी को हो गया है तो हमने उसको मैनेज फिर किस तरह से करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम है उसकी सक्सेसफुल रिससिटेशन की जाए, प्रॉपर इंटरवेंशन की जाए और बहुत थोड़े वक्त में उसको ये इंटरवेंशन दी जाए, क्योंकि जितना कम वक्त ज़ाया होगा उतना पेशेंट के लिए बेहतर होगा। तो जो उस वक्त एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अर्ली रिकग्निशन ऑफ SCE एंड कॉल टू 911, कि अगर कोई पेशेंट हमारे सामने इस तरह से सिम्टम शो कर रहा है तो हमें सबसे पहले रिकग्नाइज करना है उस कंडीशन को और एमरजेंसी मेडिकल जो सर्विसेज हैं उनको कॉल करना है, जैसे कि 1122। उसके बाद CPR देना है हमने, उसको डिफिब करना है और उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ अटैच करना है। पहले 3 स्टेप हैं, वो तो कोई भी बाय स्टैंडर्ड जो पास खड़ा हुआ शख्स है वो कर सकता है, वो एज सच कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है उसको करने के लिए हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ गया रिकग्निशन ऑफ SCE एंड एक्टिवेशन ऑफ लोकल EMS। तो हमारे पास इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है, क्योंकि टाइम ही डिसाइड करता है कि उस पेशेंट का सर्वाइवल रेट कितना होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हम ज़ाया करते जाएंगे वैसे वैसे उसका सर्वाइवल रेट भी कम होता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको जल्दी से रिकग्नाइज किया जाए और फ़ौरन से एक्शन लिया जाए इसके अगेंस्ट के पेशेंट को बचाना है। तो इस कंडीशन को रिकग्नाइज करने के लिए जो हमारे पास एथलेटिक ट्रेनर है उसको हर वक्त सर्वेलेंस करनी चाहिए प्लेयर्स की, या फिर अगर स्पेक्टेटर्स भी हैं वहाँ पे तो उनकी भी। और अगर सडनली कोई कोलैप्स करता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने उस वक्त क्या करना है, और ये बात उसको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई सडनली कोलैप्स किया है तो हो सकता है वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन अकर हुई हो। तो उसने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अगर कोई वहाँ पे गिर गया है, फॉल कर गया है कोई पेशेंट और अनप्रोटेक्टेड मैनर में गया है, कि उसके पास उसका गियर नहीं है, उसने कोई हेलमेट वगैरह नहीं पहना, तो वो हो सकता है कि फ़ौरन ही बेहोश हो जाए वहाँ पे। तो उसके वहाँ पे पहुँचने से पहले उसके पास वो बेहोश हो सकता है। तो जैसे ही ऐसा कोई पर्सन स्पॉट करे एथलेटिक ट्रेनर, सबसे पहले उसको उसके पास जाना चाहिए, वहाँ पे जाके उसको देखना है कि वो पेशेंट होश में है कि नहीं है। अगर उसको कैसे चेक करेगा, वो उसको उसके नाम से पुकारेगा और उससे पूछेगा कि वो ठीक है कि नहीं है, तो उससे वो चेक कर लेगा कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर वहाँ पे वर्बल स्टिमुलेशन का कोई भी रिस्पांस ना आए तो उसने उसको आहिस्ता से ना हिला के देखना, उसको कंधों से पकड़ के हिला ले कि पेशेंट अगर होश में आ रहा है तो पता चल जाए कि वो कोई रिस्पांस देगा कि नहीं देगा। और अगर वहाँ पे चांसेस हैं कि स्पाइनल ट्रॉमा हुआ है, उसकी स्पाइन को कोई इंजरी आई है, तो कोई भी अचानक से मूवमेंट करके उसके नेक और हेड को मूव नहीं कर देना। वो जैसे उसका नेक और हेड है उसको उसी तरह से रहने दें उस वक्त के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर से देखने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदर क्या पता उसको इंटरनल कोई इंजरी आ गई है उसकी स्पाइन को और उसको मूव करें तो वो मजीद उसको नुकसान पहुंचा दे। तो अगर वहाँ पे पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा या एथलीट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो फ़ौरन से EMS को हमने कॉन्टैक्ट करना है और फिर हमने जल्दी से उसको CPR देना है और AED से उसको डिफिब करना है हमने। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि कंफ्यूज कर देती है हमारे पास रेस्क्यूअर को कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में नहीं है, वो है सीजर लाइक एक्टिविटी, कि पेशेंट जो है वो सीजर में चला जाता है। ये ज़्यादातर आमतौर पे होता है जब पेशेंट अभी अनकॉन्शियस हुआ है और उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उसको सीजर आ गया। सीजर क्यों आता है?
क्योंकि हार्ट अपना काम करना छोड़ देता है, हार्ट रुक जाता है, उसकी वजह से जो हमारे पास ब्रेन तक ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से सीजर आ जाता है। ये जो सीजर होते हैं ये ज़्यादातर 1 से 2 मिनट तक ही रहते हैं और उसके बाद जो पेशेंट है वो एगोनल रेस्पिरेशंस में चला जाता है, मतलब कि वो जो इंटरमिटेंट गैस्पिंग रहता है ना, जैसे इस तरह से करके वो सांस लेता है फिर। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये बस जो ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं उनको ही पता चलेगा इसका डिफरेंस। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट की रिकग्निशन कंडीशन को रिकग्नाइज किया जाए कि वो कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं है, और सिंपली इसको कोई पोस्टिकल स्टेट समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो वाकई कार्डियक अरेस्ट में और आप उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीआर। अगर पेशेंट हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वर्बल या फिजिकल स्टिमुलाई के बाद, तो एथलेटिक ट्रेनर को फौरन से उसका एयरवे जो है उसको खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी ब्रीदिंग प्रेजेंट भी है कि नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कि हमें कंसर्न नहीं है कि उसकी सर्वाइकल को या स्पाइन को कोई इंजरी है, तो हमने उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ टिल्ट करना है। बेसिकली हमने हेड टिल्ट और चेन लिफ्ट मैनूवर करना है और देखना है कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो रिज्यूम हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे सर्वाइकल ट्रॉमा है तो हमने वहाँ पे मॉडिफाइड जॉ थ्रस्ट प्रोसीजर करना है। ये प्रोसीजर क्या करते हैं, जो पेशेंट की टंग है ना उसको उसकी वॉल की फ्रिंजियल वॉल जो होती है उससे रिमूव कर देते हैं, उसे दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी रिमूव हो जाती है और जो पेशेंट का ब्रीदिंग वे है या एयर वे है उसको क्लियरेंस मिल जाती है और एयर फ्लो दोबारा से बहाल होता है। तो हमने चेक कैसे करना है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम करते हैं लुक, लिसन और फील, कि हमने देखना है उसकी चेस्ट के मूवमेंट्स को कि वो राइज एंड फॉल कर रही है कि नहीं। हमने सुनना है कि हमें कोई ब्रीदिंग साउंड्स आ रही है कि नहीं, और फील करना है हमारे जब हम अपना फेस उसके फेस के पास लेके जाएंगे तो हमें फील होगी उसकी ब्रेथ अपने पर। लेकिन जो बाहर अगर हम करेंगे ना ये किसी ओपन एनवायरनमेंट में, तो हो सकता है वहाँ पे हमें सही तरह से फीलिंग ना आए। अगर वहाँ पे हवा चल रही हो तो हम कंफ्यूज ना कर दें हवा के साथ उसकी ब्रीथ को। अगर हमारे पास पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा तो हमने उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देना शुरू करनी है, जो कि माउथ टू माउथ भी हो सकती है, या फिर अगर कोई ट्रेंड हमारे पास पर्सनल है तो वो बैग वेल मास्क के साथ भी उसको ब्रीदिंग देना शुरू कर सकता है। हमने किस तरह से देनी है, 2 ब्रेथ्स फॉर 1 सेकंड ईच, कि हमने उसको हर सेकंड के लिए 2 ब्रेथ्स देनी है। और बस इतनी होनी चाहिए ब्रेथ कि उसकी जो चेस्ट है वो राइज कर जाए। तो 2 ब्रेथ्स के बाद जो रेस्क्यूअर है वो सीपीआर उसको देगा, चेस्ट कंप्रेशन देगा। चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद जो रेस्क्यूअर्स हैं वो हमारे पास उसकी जो पेशेंट है उसकी कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई पल्स उनको फील हो रही है कि नहीं, उनका इनके हार्ट ने बीट करना शुरू किया है कि नहीं, उससे हमें ये पता चलता है। हमने 10 सेकंड के अंदर अंदर देखना है कि हमें वो पल्स मिलती है कि नहीं। अगर नहीं मिलती तो दोबारा से हम उसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। और इस चीज़ को डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि वहाँ पे पल्स है या नहीं है, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि वहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दी जाए। अब ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जो कि हमारे पास इंटर एसोसिएशन टास्क फोर्स एल्गोरिदम है सर्टेन कार्डियक अरेस्ट को मैनेज करने का। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अगर एथलीट को हमने कोलैप्स करते हुए विटनेस किया है, कि हमने उसको गिरते हुए देखा है, तो हमने फौरन उसके पास जाना है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है, उसके शोल्डर को टैप करना है, उसकी वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, उससे क्वेश्चन करना है कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक। और अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अनरिस्पॉन्सिव है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सर्टेन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। अब हमारे पास 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं, लोन रेस्क्यूअर या मल्टीपल रेस्क्यूअर। अगर तो रेस्क्यूअर अकेला है तो सबसे पहले वो ईएमएस को एक्टिवेट करेगा, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेगा, उसके बाद एईडी लेके आएगा पेशेंट के पास, वहाँ पे जाके एईडी यूज़ करेगा और सीपीआर शुरू करेगा। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल रेस्क्यूअर है तो उसमें से एक सीपीआर देगा, एक ईएमएस को एक्टिवेट करेगा और तीसरा एईडी लेके आएगा, मतलब डिफिब्रिलेटर लेके आएगा उसको डिफिब करने के लिए। तो उसके बाद एईडी अप्लाई करेंगे, रिदम वहाँ से हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद एयरवे को ओपन करना है, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हेड टिल्ट चेन लिफ्ट मैनूवर करना है, लुक, लिसन और फील करना है जो हमने पहले पढ़ा था उसकी ब्रीदिंग को, और देखना है कि उसका ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है। अगर तो ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है तो हमने एज्यूम कर लेना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट है। तो उसके बाद हमने उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है और ब्रेथ इतनी होनी चाहिए कि उसकी जो चेस्ट है वो राइज करे। फिर हमने उसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है, पुश हार्ड पुश फास्ट करना है, मतलब 100 पर मिनट होनी चाहिए। स्टर्नम को 1.5 इंचेस डिप्रेस करना है हमने पूरा चेस्ट को टाइम देना है कि वो रिकॉइल करे, कि फ़ौरन ही बहुत तेज़ी से चेस्ट कंप्रेशन भी नहीं देनी कि स्टर्नम रिकॉइल ही ना कर पाए, चेस्ट जो है वो रिकॉइल ही ना कर पाए। 30 कंप्रेशन देनी है हर 2 ब्रेथ्स के बाद। हमने एईडी या डीफिब को कंटिन्यू करना है और मिनिमाइज़ करनी है इंटरप्शन चेस्ट कंप्रेशन के अंदर, कि उनके दरमियान में कोई ज़्यादा फर्क ना आए, ज़्यादा डिस्टेंस ना आए कि हम 2 दे के फिर हम रुक गए, फिर इस तरह से नहीं करना। 30 का जो साइकिल है वो कंप्लीट करना है। जो हमने रेस्क्यू ब्रेथ देनी है वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं देनी है, उसके बाद उसकी उसने कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर पल्स होगी तो हमने उसको एक ब्रेथ देनी है हर 5 से 6 सेकंड में, और फिर उसको जो पल्स है उसको दोबारा चेक करना है। अगर नहीं होगी कोई पल्स तो हम दोबारा से उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। जब एईडी हमारे पास वहाँ पे पहुंचेगा पेशेंट के पास, हमने उसको अप्लाई करके रिदम को चेक करना है। इसमें हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है, जहाँ पे हमें शॉक देना पड़ेगा और जहाँ पे हमें कोई शॉक नहीं देना पड़ेगा। जहाँ हम शॉक देंगे वहाँ पे एक शॉक देंगे, फिर हम उसको दोबारा से सीपीआर देंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, उसकी रिदम चेक करेंगे। हर 5 सीपीआर के 5 साइकिल के बाद हमने उसकी रिदम चेक करनी है, मिनिमाइज करनी है इंटरप्शंस को, कि चेस्ट कंप्रेशन के दरमियान कोई इंटरप्शन ना आए। हमने ये तब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास जो एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स होते हैं या जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है वो वहाँ तक ना आ जाए और वो विक्टिम को टेक ओवर ना कर ले। दूसरा है कि अगर जहाँ पे हमने कोई शॉक नहीं देना वहाँ पे हमने सीपीआर को रिज्यूम करना है, उसकी रिदम को चेक करना है, हर सीपीआर के 5 साइकिल्स के बाद इंटरप्शन मिनिमाइज करनी है और उसको भी तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रेस्क्यूअर्स वहाँ ना पहुँचे। नेक्स्ट हमारे पास है एईडी यूज़, कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो एईडी सबसे पहले तो हमारे पास एथलेटिक ट्रेनर्स के पास होनी चाहिए या उस
इवेंट में या प्रैक्टिस इवेंट्स में वहाँ पे हमारे पास ये डिवाइस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट आ गया या ऐसी कंडीशन या सिचुएशन हमारे पास आ गई है जहाँ पे हमें इस डिवाइस का यूज़ करना पड़े, तो सबसे पहले हमने इसको जो रिट्रीव करके लाना है। उसके बाद हमने इसको उसके ऊपर अप्लाई करना है और सबसे पहले एनालाइज करना है उसकी रिदम को। फ़ौरन से शॉक नहीं दे देना, एनालाइज करना है रिदम को, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हमें सीपीआर ना वो शॉक ना देना पड़े। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले रिदम को एनालाइज करें। अगर वहाँ पे डिवाइस हमें एडवाइस करती है कि शॉक देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सीपीआर को कंटिन्यू करना है और चेस्ट कंप्रेशंस देनी है। क्योंकि जो एईडी है वो हमारे पास सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करता है कि वहाँ पे जो रिदम है वो शॉकेबल है कि नहीं, हमने शॉक देना है या नहीं। वो ये नहीं डिटेक्ट करता कि पर्सन की पल्स है कि नहीं है, वहाँ हमें पल्स महसूस हो रही है कि नहीं। सिर्फ शॉकेबल कंडीशन को रिकॉग्नाइज करता है ये डिवाइस। सीपीआर के हर 2 मिनट के बाद हमने इस डिवाइस के जरिए से रिदम को एनालाइज करके देखना है कि शॉक की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर जो भी करंट गाइडलाइंस होंगे उनके अकॉर्डिंग। अब जो कुछ एईडी होती है हमारे पास, उनके डिफिब्रिलेटर पैड्स होते हैं या फिर उनको जो मॉडिफाई किया गया होता है ताकि उनका जो एनर्जी, जो शॉक की एनर्जी वो पेशेंट को देते हैं, उसका लेवल कम किया जा सके और उनको फिर बच्चों के ऊपर भी यूज़ किया जा सके। 1 से 8 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पे किसी बच्चे के ऊपर यूज़ करना पड़ गया है और वहाँ पे हमारे पास ये मॉडिफाइड पैड्स नहीं मौजूद, तो जो सिंपल होंगे एईडी पैड्स या डिफिब पैड्स, हम उनको उसी तरह से यूज़ करेंगे सेम एनर्जी के साथ, क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग तो नहीं बना होगा ना, हम तो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं। डीफिब को हमने नहीं रोकना सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे हमारे पास पीडियाट्रिक मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम उसको यूज़ करें तो उस बच्चे की जान बच जाए। क्योंकि अब हम इंतजार करें कब वो पैड्स आएँ या ईएमएस सर्विस हमारे पास आए और वो बच्चे को टेक ओवर करे, इतनी देर में बेशक बच्चे की डेथ हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप वो उन्हीं पैड्स के जरिए से डीफिब कर लें। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ केयर। तो ट्रांसफर ऑफ केयर में क्या होता है, जो एथलेटिक ट्रेनर है वो जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है उसके आने तक वहाँ पे उसको सीपीआर देता रहता है, एईडी भी यूज़ कर लेता है। और जब वो टीम आ जाती है तो पेशेंट को उनको हैंड ओवर कर देता है और उनको बताता है कि अब तक क्या हुआ है, कि सब कुछ कैसे हुआ और फिर उसने क्या क्या परफॉर्म किया। और अगर कोलैप्स से पहले जो हमारे पास पेशेंट के एथलीट है उसने अगर उसको कुछ बताया तो आगे उनको बताएगा। और इससे पहले कि अगर पूरे दिन में पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ रहे थे और वो उसने देखे हैं या पेशेंट ने खुद आके उसको बताए थे, तो वो भी उनको बताएगा और उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी उनको बताएगा। और अगर कोई मेडिकेशन वगैरह वो इस वक्त यूज़ कर रहा है तो वो भी उनको बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें हमें पता है कि जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है उसका पार्ट है कि हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होता है। तो इसलिए जो एथलेटिक ट्रेनर और जो रिस्पॉन्डर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें कि उन्हें क्या एग्जामिनेशन फाइंडिंग मिली थी, उन्होंने क्या केयर प्रोवाइड की थी और किस तरह से उनको फिर आगे हैंड ओवर किया था रेस्क्यू टीम्स को। अब हमारे पास की इवेंट्स में क्या आता था जो कि ज़रूरी है डॉक्यूमेंट करना, उसमें हमारे पास टाइम कोलैप्स क्या था और कितने टाइम के बाद वहाँ पे हेल्प पहुँच गई थी, एईडी किस वक्त यूज़ की थी, किस टाइम, स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या यूज़ की गई थी और टाइम क्या था कि जो हमारे पास जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो वहाँ पे पहुँची थी। तो टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा जो हमारे पास एईडी या ईसीजी की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी वहाँ पे रिपोर्ट के साथ सेव किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पजेज। नेक्स्ट हमारे पास है डीब्रीफिंग एंड फॉलोअप। जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारे पास एईडी का डाटा है उसको रिट्रीव किया जाए और उसका इस सारे इंसिडेंट का एक थॉरो रिव्यू किया जाए कि क्या हुआ था। तो उसमें हमारे पास उस रिव्यू में कौन कौन होता है, हमारे पास टीम फिजिशियन आ जाता है, ईएमएस मेडिकल डायरेक्टर आ जाता है, अगर कोई और एक्सपीरियंस फिजिशियन है इमरजेंसी केयर टीम का वो भी आ जाता है, टीम एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं और अदर रिस्पॉन्डर्स, ये सारे पर्सनल बैठते हैं, मीटिंग होती है, डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था, रिव्यू करते हैं उस इंसिडेंट को। ये इसलिए किया जाता है कि वो इवेल्युएट करते हैं कि उनकी स्किल्स कैसी थी, उन्होंने किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया और अगर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अपने अपने आइडियाज़ आगे पेश करते हैं। तो इसलिए जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है फीडबैक में हमारे पास कि उनके एक्शंस किस तरह थे, उन्होंने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया कि नहीं किया, रिकमेंडेशंस वो लेते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन की, पेशेंट की डिस्पोजिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इकट्ठी की जाती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास डेथ है या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये एक प्रोग्राम है जो कि रिस्पॉन्डर्स की बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो इसमें ज़रूरी होता है या अच्छा होता है कि रिस्पॉन्डर्स इसमें, ये जो प्रोग्राम है ये रिस्पॉन्डर्स के लिए बेनिफिशियल होता है ताकि वो अपने आप को, अगर उनको कोई स्ट्रेस है उसको डिस्कस कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया जाए और इस चीज़ को रिकग्नाइज़ भी किया जाए कि जितनी मर्ज़ी अच्छी ट्रेनिंग हो, जितना मर्ज़ी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया गया हो, पेशेंट की या एथलीट की डेथ हो सकती है। तो इस रियलिटी को भी अपने दिमाग में रख के रिस्पॉन्डर्स को एक्ट करना चाहिए कि वो पेशेंट जितनी मर्ज़ी अच्छे से उसकी हेल्प कर लें, लेकिन अगर वहाँ पे उसकी डेथ लिखी है तो डेथ होगी। और उस डेथ को अपने आप के ऊपर सवार नहीं कर लेना, स्ट्रेस में नहीं चले जाना। इसलिए जो ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बताया गया वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए है कि अगर वो कोई इस तरह का इंसिडेंट फेस करें और वो स्ट्रेस कंडीशन में चले जाएँ तो वो किसी के पास जाके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें
किसी से बात कर सकें, या अगर उनको साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है तो वो ले सकें, या थेरेपी की ज़रूरत है तो वो ले सकें। सडन कार्डियक अरेस्ट अनकॉमन है, लेकिन इससे हर साल 300 एथलीट्स की यूएस में डेथ होती है। और बहुत से जो डेथ्स हैं उनमें ये होता है कि उन एथलीट के अंदर पहले कोई किसी तरह का सिम्टम दिखाई ही नहीं दिया होता और अचानक से वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो अनडिटेक्ट रह जाती है, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो बाय स्टैंडर्ड एक्शन है इमीडिएट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में क्या करना है। फ़ौरन से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी चाहिए, सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए, डीफिब करना चाहिए, और डेथ को, ये सारी चीज़ें डेथ को प्रिवेंट कर सकती हैं। इसलिए जो हमारे पास आम आवाम है उनका भी अवेयर होना ज़रूरी है। इसलिए इस कंडीशन की अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी में बल्कि जो आम लोग हैं उनके अंदर भी। इसलिए जो प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन है वो हेल्प करती है इस तरह की सिचुएशंस को और अननेसेसरी डेथ्स को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर हाइलाइट्स हैं, इसके अंदर कुछ हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई हैं और फैक्टर्स वगैरह को समराइज करके लिखा हुआ है कि अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। अल्लाह हाफ़िज़।